Hello everyone. So today we are going to learn about the chapter Popular Struggles and Movement. इस चैप्टर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पॉपुलर स्ट्रगल्स का एंड मूवमेंट का एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी में किसी भी चीज को या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, उसके लिए हम कैसे ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं या किस तरीके से मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड वी फाइट अगेंस्ट दी पॉलिसीज। इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट इनवेरिएबली इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्यू पॉइंट। तो डेमोक्रेसी का तो सबसे कॉमन फीचर है ये कि अगर किसी भी तरह का डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही होगा। सभी लोगों की सोच समझ एक जैसी नहीं हो सकती, यहां तक कि सभी पढ़े लिखे लोगों की भी सोच समझ एक जैसी नहीं हो सकती। They will have different ideologies and different viewpoints. These differences are usually expressed in an organized form. मगर डेमोक्रेसी का ये अच्छा बात है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या व्यू पॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म फॉलो करते हैं, ना कि तोड़ना फोड़ना। हमारे कंट्री की अलग बात है, हम यहाँ सब कुछ तोड़ फोड़ के ही बात बनवाते हैं। अदरवाइज कहीं पे भी डेमोक्रेसी में एक ऑर्गेनाइज तरीके से ही अपने व्यू पॉइंट को रखा जाता है। इंडिया में अपना बात रखना है, डंडा उठाओ और तोड़ फोड़ के लिए निकल जाओ, 4-5 जगह आग लगाओ, 2-4 लोगों को पीटो तो बात बन जाएगा। ये हमारे कंट्री का हालत है। People in power are required to balance these conflicting demands and pressures. तो जो सरकार में है, जो पावर में है, उनका ये काम है कि वो कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। किसी को लग गया कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा है, किसी को लग गया नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए और सभी को डेमोक्रेसी में एकोमोडेट किया जा सके। मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। हम यहाँ पे नेपाल का स्टोरी देख रहे हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ। नेपाल वाज वन ऑफ द थर्ड वेव नेशन दैट वांट डेमोक्रेसी इन 1990s। तो थर्ड वेव नेशंस उनको बोलते हैं जिनको या जिस कंट्री में इंडिपेंडेंस या फिर मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1990s के बाद से हटा। तो नेपाल उस तरह का एक कंट्री हो गया, दूसरा एक साउथ अफ्रीका इस तरह का एक कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ आफ्टर 1990s। किंग formally remained the head of the state, but the real power was exercised by popularly elected representatives. King Birendra, who has accepted this transition from absolute monarchy to constitutional monarchy, was killed in a mysterious massacre of the royal family in 2001. King Jharkhand, the new king, was not ready to accept democratic rule. तो नेपाल में क्या था कि वहां राजा का पावर अभी भी था, मगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। कहने का मतलब यह है कि राजा फाइनल ऑर्डर देगा, मगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होगा वो पार्लियामेंट के थ्रू होगा, विच वुड बी एन इलेक्टेड बॉडी। तो किंग बीरेंद्र जो थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है सारा अल्टीमेट पावर मेरे पास ही है, लेकिन इसका जो फ्रेमवर्क डिसाइड होगा या इसको कैसे काम करना है ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। दिस वाज वेरी वेल एक्सेप्टेड बाय किंग बीरेंद्र। मगर 2001 में एक बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हुआ जिसमें किंग बीरेंद्र और उनके पूरे रॉयल फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया इन 2001। अब जो नए राजा बने किंग ज्ञानेंद्र, वो तैयार नहीं थे मोनार्की या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सेप्ट करने के लिए। वो टोटल डिक्टेटरशिप चाहते थे, वो फुल मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। In February 2005, King dismissed the then Prime Minister and dissolved the Parliament. तो किंग बीरेंद्र ने क्या किया, ज्ञानेंद्र ने क्या किया, उन्होंने उस समय 2005 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटा दिया और पूरा का पूरा पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया या रिमूव कर दिया। In April 2006, there was a movement which aimed at regaining democracy. All the major parties
formed a 7-party alliance (SPA) and called for a 4-day strike in Kathmandu with the aim of forming democratic form of government again in Nepal. उस समय जितने भी पार्टी थे, 7 पार्टी थे, तो उन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया which is known as SPA, 7-party alliance, and they called for a 4-day strike in Kathmandu in the year 2006. वो चाहते थे कि फिर से नेपाल में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो. This strike then became indefinite with the support of the Maoist insurgents and various other organizations. People defied curfew and took to streets. Number of protesters reached to its peak on 21st April and gave an ultimatum to the king. On 24th April, the last day of ultimatum, the king was forced to concede to 3 demands. जब 7-party alliance को different organization, यहाँ तक कि Maoist से उसको support मिला, तब ये जो 4-day का strike था वो indefinite हो गया कि अब ये तब तक चलते रहेगा जब तक हमारे राजा बात नहीं मान लेते. 21 अप्रैल को इतने सारे लोग इतना भीड़ जमा हो गया कि वो सारे कानून कर्फ्यू को तोड़ के सड़क पे उतर आए और 24 अप्रैल को राजा को अल्टीमेटम मानना पड़ा and he had to give up his power and he had to listen to the 3 demands made by the various organizations. SPA chose Girija Prasad Koirala as the new Prime Minister of the interim government. Post of the power of the king was taken away. तो SPA जो 7-party alliance था, उन्होंने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अपना नया प्राइम मिनिस्टर चूज किया एंड राजा के सभी पावर्स को छीन लिया गया. The SPA and the Maoist came to an understanding about how the new constituent assembly was going to be elected. This struggle came to be known as Nepal's second movement for democracy. SPA ने और Maoist ने मिलकर ये डिसाइड किया कि किस तरीके से कंस्टिट्यूएंसी असेंबली के इलेक्शंस होंगे, कैसे उसमें पार्टिसिपेशन किया जाएगा और इसी मूवमेंट को हम नेपाल का सेकेंड मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं. क्यों? क्योंकि एक बार तो वहाँ पे कंस्टिट्यूशनल मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गया था which was almost like a democratic form of government. मगर किंग ज्ञानेंद्र ने उसको खराब कर दिया था और फिर ये फाइट होके नेपाल वापस से डेमोक्रेटिक नेशन बना. Now let us see another case, Bolivia's water war. यहाँ पे ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, अब यहाँ पे क्या होता है ये देखते हैं. Bolivia is a poor country in Latin America. Here there was a struggle which was integral to the working of democracy in the country. तो बोलीविया एक कंट्री है, आप देख सकते हो लैटिन अमेरिका में, और यहाँ पे लोगों की लड़ाई या उनका जो स्ट्रगल था वो अपने खुद के डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से था. नेपाल में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का था फाइट, यहाँ पे लोग अपने ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. The World Bank had pressurized the government to give its control of the municipal water supply. बोलीविया ने वर्ल्ड बैंक से काफी पैसा उधार लिया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन और वो उसे चुकाने में समर्थ नहीं था. They were not able to repay their loans. So World Bank pressurized the Bolivian government कि आप अपना वाटर कलेक्शन सिस्टम है या वाटर टैक्स जो है उसका कलेक्शन सिस्टम एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दो, या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो आप मल्टीनेशनल कंपनी को दो, उससे जो भी पैसा कमाई होगा वो आप उसके थ्रू आप मेरे पैसे वापस चुका दें. The government and the pressure sold these rights for the city of Cochabamba to a MNC, and the company immediately increased the price of water by 4 times. People received heavy bills up to ₹1,000 per month. This led to a widespread protest. क्योंकि सरकार प्रेशर में थी इसलिए उन्होंने पानी बेचने का राइट कोचाबाम्बा सिटी में एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया, और जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनी ने इस राइट्स को एक्सेप्ट किया उन्होंने पानी का दाम 4 गुना बढ़ा दिया, जिसके बाद लोगों को हर महीना पानी का बिल 1000 रुपए तक आने लगा, जिसकी वजह से people were not happy and this led to a widespread protest all in Bolivia. In January 2000, an alliance of labor, human rights and community leaders
organized a successful 4-day general strike in the city. This movement was led by FedCorp. तो 2000 में कुछ लेबर लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, अलायंस बनाया, ह्यूमन राइट्स वाले लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और कुछ कम्युनिटी लीडर्स ने मिलके एक 4-day सक्सेसफुल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया सिटी में। और इस मूवमेंट को लीड कर रही थी FedCorp, which is also an organization. और इस FedCorp में कौन-कौन मेंबर्स थे? These included local professionals, including engineers and environmentalists. तो इस FedCorp में जो मेंबर्स थे, they were all local professionals. और उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स भी थे और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाले एनवायरमेंटलिस्ट लोग भी काफी इसके मेंबर थे। Later on, people forced the officials of the MNC to flee from the city, and the government had to concede to the demands of the people. बाद में लोगों ने इतनी तबाही मचाई, इतना सीरियस स्ट्राइक और कैंपेन किया कि MNC के सभी लोगों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा और सरकार को लोगों के सामने झुकना पड़ा, उनके डिमांड्स को मानना पड़ा। Contract of the government with the MNC was cancelled and water supply was restored to the municipality at old rates. तो गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था MNC के साथ, उसे कॉल ऑफ करना पड़ा, उसे कैंसिल करना पड़ा और पानी का सप्लाई जो कि म्युनिसिपैलिटी का काम था, उसे वापस से पुराने रेट्स पे ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो गया। Now, democracy and popular struggles. From the two stories, we can draw some common conclusions through both countries had a different struggle. इन दोनों स्टोरी से हम कुछ कॉमन कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जबकि दोनों ही कहानी या दोनों ही कंट्री का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अलग था, फिर भी हम कुछ कॉमन कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो कॉमन कंक्लूजन क्या होंगे? डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स. Defining moments of democracy usually involves conflict between the groups in power and the people who aspire to have a share in this power. These moments come during the transition period of democracy, either establishment, expansion or deepening of democracy. तो डेमोक्रेसी कैसे बदलता है? वो स्ट्रगल और मूवमेंट्स के थ्रू ही होता है। जब भी डेमोक्रेसी में किसी भी तरह का बदलाव आता है, तो वहां बेसिकली होता क्या है कि कुछ लोग ताकत बांटना चाहते हैं, कुछ लोगों के पास ताकत है और कुछ लोग उस पावर का कुछ हिस्सा अपने लिए चाहते हैं। और ऐसा तब होता है जब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने वाला होता है या फिर डेमोक्रेसी फैलता है, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है या उसका जो मतलब है उसका एक्सपेंशन होता है, या डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होता है, या डेमोक्रेसी जड़ तक हमारे बस जाता है। तो इस तरह का ट्रांजिशन हम तभी देखते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड थ्रू मास मोबिलाइजेशन। किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो या डिस्प्यूट हो, डेमोक्रेसी में उसको रिजॉल्व करने का तरीका है भीड़ इकट्ठा करना, मास का मूवमेंट होना चाहिए, मास का सपोर्ट होना चाहिए। मगर हमारे कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो गांव-गांव में जा जाके 100-100 रुपया 500-500 रुपया बांट दो और भीड़ को ले आओ ट्रक में भर के, जिन्हें मालूम भी नहीं है कि वो क्या चीज के लिए फाइट कर रहे हैं। तो मास मोबिलाइजेशन का हमने गलत मतलब निकाल लिया है और हमारे कंट्री में इसको गलत तरीके से यूज किया जाता है। अब ये समझा जाता है कि भीड़ इकट्ठा करो, तोड़-फोड़ करो, सरकार को तो दबाव में मानना ही पड़ेगा। Conflicts and mobilizations are based on new political organizations. These include political parties, pressure groups and movement groups. तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो मास मोबिलाइज होता है या मूवमेंट्स शुरू किया जाता है, उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं या फिर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकता है, वो प्रेशर ग्रुप्स भी हो सकते हैं या फिर वो मूवमेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। We'll try to understand about pressure groups and movement groups क्या होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। Mobilization and organizations in democracy, several different kinds of organizations work behind any big struggle. These organizations play their role in two ways. तो डेमोक्रेसी में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करते हैं, उनका रोल क्या है, वो हम समझते हैं। They directly influence the decision of the government
by involving in direct politics, that is opposition party. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला क्या तरीका है कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का जो भी रूल्स एंड या पॉलिसीज या लॉ पास होगा उसमें जो भी लूप होल्स है या प्रॉब्लम्स है उसको ऑपोजिशन पार्टी बीइंग अनदर पॉलिटिकल पार्टी विल रेज इश्यूज एंड कंसर्न्स एंड उसको वो करेक्ट कराने की कोशिश करता है। वो लोगों को अवेयर करता है कि इस जो मेजॉरिटी में जो गवर्नमेंट है उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें क्या क्या खामियां है। सो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन पार्टी के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है। People can also form organization or undertake activities to promote their interest or their viewpoints. These are called interest group or pressure group. तो पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा लोग भी मिलजुल के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। वो अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने जैसे लोगों के फायदे के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं और आवाज उठा सकते हैं। इस तरह के ग्रुप को हम इंटरेस्ट ग्रुप या फिर प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस that attempt to influence government policies, but unlike political parties, they don't aim to share power. तो प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज को बदलना चाहते हैं अगर वो उनके फेवर में नहीं हो या उनके जैसे लोगों के फेवर में नहीं हो, मगर वो पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे सरकार में अपना पावर नहीं चाहते या they are not interested in sharing of the power. They are just interested कि वो जो पॉलिसी सरकार ने बनाया है उसको अमेंड किया जाए, चेंज किया जाए ताकि उनका फायदा हो सके। These groups are formed when people with common occupation, interest, aspirations or opinions come together in order to achieve a common objective. इस तरह का ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन तब बनता है जब एक जैसे लोग, एक जैसा काम करने वाले लोग, सारे के सारे डॉक्टर्स, सारे के सारे गवर्नमेंट टीचर्स, सारे के सारे इंजीनियर्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स, सारे के सारे फार्मर्स अपना ग्रुप बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं टू अचीव अ कॉमन एम। Whereas ये तो अभी हम प्रेशर ग्रुप का बात कर रहे थे। अब मूवमेंट्स क्या होता है, एग्जाम में ये डिफरेंस पूछता है कई बार। Movements are loose organizations which are formed by spontaneous mass participation. वो मूवमेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये लूज ऑर्गेनाइजेशन है। They are not united by their objective. Objective से तो they are united. They are not united by their profession. या कोई प्रोफेशन की वजह से या प्लेस की वजह से या लैंग्वेज की वजह से, उसकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। It is a loose organization. इनका काम खत्म हो जाएगा तो ये वापस अपने अपने घर चल जाएंगे। मगर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो प्रेशर ग्रुप्स है, इनका काम एक पॉलिसी, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाया उसके अगेंस्ट में उन्होंने फाइट किया, जीत भी लिया, तब भी ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक नहीं होता है। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, टीचर्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, लेबर यूनियन, ये उनका रूल्स या उनका डिमांड्स पूरा हो जाने के बाद भी ये यूनियन टूटता नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा के लिए रहता है। मगर मास मूवमेंट्स में क्या होता है, ये अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के बाद ये वापस लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सो इट इज फॉर्म्ड बाय स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन। और इसका सबसे सिंपल और अच्छा एग्जांपल है अन्ना हजारे का जो मूवमेंट हुआ था। जब अन्ना हजारे ने बैठे थे और उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी, तब हजारों लाखों लोग अपना काम धाम छोड़ के बिना किसी इंटरेस्ट के, किसी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वहां पे जाके लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। Here people group together to take some collective action. Example: Narmada Bachao Andolan, movement for right to information, anti-liquor movement, women's movement, environmental movements. तो ये कुछ examples है movement का। These are not pressure groups, these are movements. Now, what is the difference between sectional interest group and public interest group? ये भी important exam point of view से। ये सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? दे प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही सपोर्ट करता है या उनके इंटरेस्ट के लिए ही बात रखता है। फॉर एग्जांपल टीचर्स का एसोसिएशन हो गया, तो वो टीचर्स के फायदे के लिए बात करेगा, उसे पब्लिक या जनरल क्राउड से कोई मतलब नहीं है। देन टॉक अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द टीचर्स। इसी तरीके से अगर हो गया डॉक्टर्स का, हो गया डेंटल एसोसिएशन, हो गया लॉयर्स का एसोसिएशन, हो गया,
सो दे टॉक इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द लॉयर्स. कॉमर्स हाउसेज हो गया, बिजनेस एसोसिएशंस हो गया, सो दे टॉक अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस पीपल फॉर देयर मेंबर्स. Whereas public interest group they promote collective interest. इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हर स्फीयर ऑफ लाइफ को कवर करता है, हर आदमी को कवर करता है. Sometimes they represent some common or general interest that need to be defended. Example, Bolivian organization which was supported by FedCon. कई बार यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये डिफरेंट मूवमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि जनरल इंटरेस्ट के लिए हो, जिसमें सभी का फायदा या नुकसान हो रहा हो. तो ऐसा भी होता है, जैसा कि हमने बोलिवियन ऑर्गेनाइजेशन के केस में देखा था फेडकॉर के बारे में. वहाँ पे प्रोफेशनल्स थे मगर उन्होंने पानी के लिए, जो कि एक जनरल प्रॉब्लम था, सभी का प्रॉब्लम था, उसमें पार्टिसिपेट किया था. Sometimes they take up activity which benefits them as well as others too. Example, BAMCEF, Backward and Minority Communities Employees Federation, largely made up of government employees that campaign against caste discrimination. तो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में कई बार वो ऐसे एक्टिविटीज को भी ले लेते हैं जिसमें उनको भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो. उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है BAMCEF, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन. यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे. एग्जाम में BAMCEF और फेडकॉर के बारे में पूछता है आपसे. इसके एग्जांपल्स हो गया ट्रेड यूनियंस, बिजनेस एसोसिएशंस एंड प्रोफेशंस. मैंने आपको बताया था अ ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर. तो ये सोसाइटी के लिए फाइट कर रहा है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए फाइट कर रहा है. मूवमेंट ग्रुप्स, most of the movements are issue specific that seek to achieve a single objective within a limited time frame. Others are more general or generic movement that seek to achieve a broad goal in the long term. तो मूवमेंट ग्रुप अलग अलग तरह के हो सकते हैं. एक ऐसा मूवमेंट ग्रुप हो सकता है जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लड़ रहा हो, एक गिवन टाइम पीरियड में उनको वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेना है. और कुछ कुछ मूवमेंट ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो कि अपना ऑब्जेक्टिव को ही इतना ब्रॉड बनाते हैं कि वो काफी समय तक चलते ही चलते जाएगा या ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू होते जाएगा. उसका एग्जांपल हम देखते हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ जेनरिक मूवमेंट जो कि शुरुआत हुआ था एक सिंगल ऑब्जेक्टिव से, मगर ये बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव बन गया. This movement was started with a specific issue of the people displaced by the creation of Sardar Sarovar Dam. Its objective was to stop the construction of the dam, but slowly it questioned the construction of all similar dams. तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो बन रहा था वो सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहा था कि इससे जिन लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, ट्राइबल लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, उसके लिए वो फाइट कर रहे थे. मगर धीरे धीरे इसी ऑर्गेनाइजेशन ने या इसी मूवमेंट ग्रुप ने सभी डैम्स जितने भी इंडिया में कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया. उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि इस तरह के डैम कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है. So, which started from single dam, अब they have started questioning all the dams which are being constructed. Environmental groups involves many organizations working on specific issues and under various leadership and different policy and strategy. But they all are working for a broader objective of saving the environment. Example, Project Tiger, WWF, etc. तो इसी तरीके से environmental movement group जो है वो अपने पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी या एक स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं. जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसमें शेर को बचाना है, मगर लॉन्ग टर्म उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करना है. उनका शॉर्ट टर्म एम ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइगर बचाओ, सेव टाइगर. मगर अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें सो दे आर फाइटिंग फॉर द एनवायरनमेंट इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव. Pressure groups and movements exert influence on politics in a variety of ways. तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, ये पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. They gain public support and sympathy for their goals. ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये लोगों का सिंपैथी और उनका सपोर्ट गेन करने की कोशिश करते हैं. They organize protest activity like strikes. ये सब आपको क्लियर है. Business group often employ professional lobbyists
sponsor expensive advertisement. Some persons from the government group may participate in official bodies and committees that offer advice to the government. तो जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एम्प्लॉय करते हैं प्रोफेशनल्स को जो कि उस तरह के मैटर्स को हैंडल कर सकता है, जो उनके फेवर में गवर्नमेंट के पॉलिसीज को मैनिपुलेट करे या चेंज करे और ऐसे पॉलिसीज बनाए जो कि बिजनेस ग्रुप को फायदेमंद हो। तो वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं, वो ऐसे एडवर्टाइज कराते हैं ताकि गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज को उनके हित में रखते हुए फ्रेम करे। In some instances, the pressure groups are either formed or led by the leaders of political parties. Example, student union. तो कुछ इंस्टेंस में ऐसा भी होता है कि प्रेशर ग्रुप जो बनता है या जो उनके लीडर्स होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या बिलोंग करते हैं। और खासकर हम ये स्टूडेंट यूनियन के केस में देख सकते हैं और ये बहुत ही खराब हो रहा है, जिसके वजह से यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में भी अब पॉलिटिक्स एंटर कर गया है और पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करती है, जिसके वजह से मसल पावर का गेम बढ़ते जा रहा है। Sometimes political groups emerge out of movements. Example, there are chances of अन्ना हजारे forming a party. तो ये पुरानी बात हो गई है, मगर हमने देखा कि अन्ना हजारे ने खुद ने पार्टी फॉर्म नहीं किया, मगर आप पार्टी का फॉर्मेशन हुआ जो कि इस मूवमेंट से ही निकल के आया है। In most cases, the relationship between parties and movement group is not so direct. They often take positions that are opposed to each other, yet they are in negotiation. बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज और मूवमेंट ग्रुप्स का जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो एक दूसरे को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे या ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे, मगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनको बैकिंग मिला रहता है। वो ऐसा पोजीशंस लेते हैं जो कि एक दूसरे के उल्टा होता है, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी किसी चीज के लिए लड़ेगी तो मूवमेंट ग्रुप उसके अगेंस्ट में होगा। जनरली हम ऐसा देखते हैं, बट डेफिनेटली ये मूवमेंट ग्रुप को उनका ऑपोजिशन पार्टी जरूर सपोर्ट कहीं ना कहीं से करता है। Is their influence healthy? क्या प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट का जो इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज में या लॉ फॉर्मेशन में होता है तो वो क्या सही है, हेल्दी है? Initially it may seem it is wrong that a particular group works for its own interest and not for the society. अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं यार, ये तो गलत हो रहा है, जिसको अपना फायदा के लिए लड़ना है वो अपना लड़ता है और अपने फायदे के लिए काम कर लेता है। Considering the aspect that as long as the opportunity is given to all to put up their views, then this deepens the idea of democracy. मगर ऐसा नहीं है कि कहीं पे किसी को रोका गया है मूवमेंट ग्रुप बनाने के लिए या किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि एक मूवमेंट ग्रुप ने, कुछ लोगों ने एक ग्रुप और एसोसिएशन बनाया और गवर्नमेंट के सामने अपनी आवाज रखी जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो यू आर फ्री to form another movement group and put up your point in front of the government. तो अगर जब तक सभी को ये मौका मिलता है कि वो अपना ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं तो इससे डेमोक्रेसी सिर्फ डीपन होगा और बढ़ेगा, अच्छा होगा। If any particular group tries to work for the benefit of its own interest, which is compensating on the interest of some other group, then other group will also try to put up its point, and in this way the best accommodation would be found that both are benefiting. अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया या समझाया कि एक ग्रुप ने, मूवमेंट ग्रुप ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपना पॉइंट रखा, तो अगर मुझे किसी भी तरह का नुकसान हो रहा होगा तो हमारे जैसे लोग भी अपना ग्रुप बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, एंड विल पुट अप आवर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट विल ट्राई टू फॉर्म अ सिचुएशन जिससे कि दोनों ही ग्रुप को कोई नुकसान नहीं हो और दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल सर्कमस्टेंसेस में काम कर सकें। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें मूवमेंट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, BAMSEF, फेडकॉर, बोलीविया वाटर वॉर और नेपाल, इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको स्टडी करना है। अगर आपने इतना प्रिपरेशन कर लिया है तो आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।